दमन के इतिहास का वो काला कांड जो लगातार आप हमारे चैनल के माध्यम से देखते रहते हैं। साथ में हमारे जुड़े रहते हैं कुंदन भाई पार। जिस तरीके से स्वर्गीय डॉक्टर अशोक धनवानी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनकी ज़मीन का जो हक है उनके भाई को ना मिलकर उनकी बहन डुप्लीकेट या फर्जी दस्तावेज बनाकर बीजेपी के पार्टी के अधिकारियों को, यानी कि यूँ कह लो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट जो दमन के थे, पूर्व प्रेसिडेंट, इस वक्त वो प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी पार्टी शासन प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि देखा जाए तो लगातार उनको सपोर्ट ही किया गया है। जिस मामले में कुंदन पार जी लगातार इस मामले में बने हुए हैं, और जब वो केस चालू था तो केस के मामले में भी हमने आप तक, जो हमारे दर्शक हैं उन तक वो सूचना भी पहुंचाई। केस को आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि दूसरे कोर्ट में भेज दिया गया है। तो हम जानेंगे उनसे कि जो आपकी 29 तारीख को तारीख थी, उस तारीख पर क्या हुआ और किस तरीके की कार्रवाई हुई, जज की तरफ से आपको क्या सहानुभूति मिली और आप रवैया कैसा था जज का, क्या लगता है कि फैसला अब जल्द होने वाला है या अभी भी इसी तरीके से 420 चलती रहेगी? जो पहले जो जूनियर कोर्ट में जो चल रहा था, तो जो जज साहब है कुलकर्णी साहब, उनकी वजह से तो केस खुला है, उनकी वजह से केस खुला। उनकी वजह से मालूम पड़ा है कि दमन कोर्ट में पेपर को 1.5 साल तक दबा के रखा था, और वो पेपर दबाने की वजह से फिर हमारी बिल्डिंग में कब्जा कर लिया उन्होंने। केस चालू होने के बाद उन्होंने कब्जा किया और हमको परेशान, हमारा लाइट कट कर दिया, पानी कट कर दिया, और जो जीवन जरूरत की चीज़ें हैं, पानी और लाइट, वो कट कर दिया। और वहाँ पे आके उन लोग कब्जा किया, कुछ मतलब बांधकाम किया और हमको परेशान करने का कोशिश किया, मतलब परेशान करने का कोशिश किया। ऊपर टेरेस भी लॉक कर दिया, और अभी जो पानी टपक, जो बारिश के टाइम जो पानी जो छत से आ रहा है, वो उनकी वजह से, उन्होंने जो गलत काम किया उसकी वजह से आ रहा है। और फिर उसके बाद उस बिल्डिंग में आतंकवादी गतिविधि भी की, तो वो भी हमने न्यूज़ बनाया था, उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं हुआ। फिर जब ये जो कुलकर्णी साहब आए तो उसकी वजह से केस खुला, उन्होंने सब सुना, उन्होंने किया, लेकिन अभी वो रिज़ल्ट आने वाला था। लेकिन इन्होंने वो जो सरकारी वकील है गोवर्धन पुरोहित, उन्होंने पॉइंट निकाला कि सरकारी डिपार्टमेंट में जो केस किया है सब रजिस्टर के ऊपर, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। जबकि जज खुद बोल चुका था कि समर को बोला था कि जो भी केस है सब एक ही में कर दो ना करके, ऐसा जज ने बोला था। और जज ने ये भी बोला था कि मुझे बोला था कि देखो आप सबूर रखो, पहले स्टे आ जाने दो। और स्टे का तो बात ही ऐसा है कि कोई भी आदमी केस करता है तो जब वो स्टे मांगता है तो चाहे वो कोई भी हो, स्टे तो दे। स्टे का मतलब FIR हो चुका, केस चालू है लेकिन स्टे नहीं मिला। हाँ, तो इसमें क्या लगता है, मतलब माननीय न्यायाधीश भी कहीं ना कहीं इसमें सुनो, तो उन्होंने खुद बोला था कि पहले आप सबूर रखो, पहले स्टे आ जाने दो। तो इसका रीज़न ये, इसका मतलब यही होता है कि कोई भी केस में अगर कोई स्टे मांगता है तो स्टे पहले देना चाहिए। स्टे का मतलब क्या है कि हमने स्टे मांगा था कि ये प्रॉपर्टी में किसी का इंटरवेंस ना हो और ये प्रॉपर्टी बिके नहीं करके, तो उसमें ये गलत बात नहीं है, क्योंकि हम तो ये बोल रहे कि लोग साबित कर दें, बाद में जो करना है करें। तो उन्होंने ये स्टे नहीं दिया और हमको सुना और सब सुना, फिर अभी भी स्टे दिया नहीं। लेकिन उन्होंने जो गोवर्धन पुरोहित ने जो गलत पॉइंट उठाया, मतलब कि 1.5-2 साल के बाद पॉइंट उठाया, और ऑर्डर उनका पोजीशन में था, फिर उनको कुछ प्रेशर आया होगा, इसलिए फिर वो केस ऊपर चला गया, सीनियर डिवीजन में चला गया। प्रेशर किसको आया होगा? हाँ, जज को प्रेशर आया होगा, और क्या। यानी कि ये मान लिया जाए कि न्यायाधीश भी, हाँ, ये बहुत दुख की बात है कि हम कहते हैं कि ऊंची संस्कृति और अपना भारत देश है, वहाँ पे अगर जज प्रेशर में आ जाए तो बहुत बड़े दुख की बात है। यानी कि जिस केस को बहुत ही आसानी से शायद पहली या दूसरी बार में ही सुलझा दिया जाना चाहिए, सुलझ जाना चाहिए, वो केस लगातार सालों से चलते जा रहा है। और लगातार हमने अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई भी है। जिस तरीके से दमन की जनता भी सवाल कर रही है और पूछ रही है कि जब दस्तावेज आपके नाम पर हो चुके हैं तो उस दस्तावेज को दिखा देना और केस को क्लोज कर देना आखिरकार अभी तक क्यों नहीं हो रहा है। वकीलों की बात हो, जज की बात हो, इस तरीके से, मतलब एक अनपढ़ व्यक्ति को भी आप अगर एक कहानी के तौर पे भी ये बात सुनाएंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगी। लेकिन संविधान का पालन करते हुए, संविधान पढ़ के आने वाले लोग, IAS ऑफिसर जैसे लोग अगर इस तरीके की घटनाओं में संलिप्त होंगे तो आखिरकार देश किस दिशा में जाएगा, ये बोलने वाली बात नहीं है। कहते हैं कि देश गुलाम रहा, आज़ादी मिली, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं जनता के सामने जाती हैं तो क्या लगता है कि देश आज़ाद हुआ है? किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के संरक्षण में देश गुलाम आज भी है, जनता गुलाम आज भी है, शासन प्रशासन गुलाम आज भी है।
दूसरी तारीख जब आपको दूसरे गेट में जब पहुंचा, वहां पर आपको तारीख मिली, तो वहां पर क्या तो वहाँ पर ये कि जो मैंने आगे बताया कि कुलकर्णी साहब, तो कुलकर्णी साहब ने क्या ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन वो कंटिन्यू रखा, ऐसे नहीं किया कि उस फिर से सर्वर कंटिन्यू रखा। तो वहाँ पे उसमें जज ने फर्स्ट डेट था, तो उन्होंने बोला कि मैं पढ़ लूँगी, मैडम है, उन्होंने बोला मैं पढ़ लूँगी। लेकिन जो मैं बात कर रहा था, मैंने स्टार्ट किया कि फ्रॉड डॉक्यूमेंट के आधार पर कोई केस लड़ नहीं सकता, कोई भी वकील लड़ नहीं सकता, वकालत का फ्रॉड डॉक्यूमेंट के आधार पर केस लड़ नहीं सकता, ये तो जाहिर सी बात है। तो उधर जो भी वकील मेरे सामने है वो सब LLB डिग्रीधारी है और उन लोग फ्रॉड को ही सपोर्ट कर, मैं बोल रहा हूँ इसके मैं साबित कर सकता हूँ। मैंने जज से बात किया तो उन्होंने बोला मेरे पास केस है तो मैं पढ़ लूँगी करके, और उन्होंने फिर बोला कि अगली डेट में आपको उनको क्रॉस करना है, आपका ही हम सुनेंगे करके, आपका हम मेरा तो जो केस आप हार जाएंगे क्रॉस करेंगे तो वो तो अभी देखो, मैं बात ऐसी है कि जो दीपेश टंडेल है, जो पहले बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट रह चुका है, तो इतनी बड़ी पोस्ट है, इतना बड़ा उसका रुतबा है, इतने बड़ा नाम है, तो उसने मैं बोल रहा हूँ मैं तो साबित कर दूंगा कि फ्रॉड है करके, लेकिन अभी उसे वो साबित करके मैं झूठा हूँ करके, क्योंकि वो अभी वो डेट भी नहीं लेगा, क्योंकि उसको भी तो अपना ये पोजीशन का संभालना है। और दूसरा कि अगर मैं इतने टाइम से जो लांछन लगा रहा हूँ वो लांछन वो लगने देगा नहीं, इसलिए वो क्या करेगा, जब मैं क्रॉस करूँगा तो वो सही तरीके से जवाब देगा और मुझे झूठा साबित कर देगा और ये केस ख़त्म हो जाएगा। क्या लगता है कि अगली तारीख कब रखी है? अगली तारीख है 24 सितंबर है, और उसमें 24 सितंबर में उस टाइम पे क्या होगा कि जो भी सरकारी अधिकारियों ने सपोर्ट किया है उन सभी का वो सभी सामने आ जाएंगे, सब खुल के सामने आ जाएंगे। उसमें जो वकील लोग हैं, जो सीमा हंसराज वकील है वो उसका भी मालूम पड़ जाएगा, सीमा हंसराज है, फिर वो ठाकुर पटेल है, मारियो लोपेस है, सुभाष राक्षे है, समीर मोड़ा से है, उन सब का क्या इस अशोक धनवानी प्रॉपर्टी से और ये जो फ्रॉड बिल के जरिए जो हुआ है उसमें क्या अहम रोल है, वो उनका सबका सामने आ जाएगा। बिल्कुल, बाकी की जानकारी तो लगातार दर्शकों तक पहुंच रही है, दमन की जनता भी देख ही रही है। दूसरा, अगली जो तारीख होगी वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से क्रॉस चेकिंग होगा। क्या लगता है कि ये आखिरी पड़ाव होगा? ये मेरे ख्याल से तो आखिरी पड़ाव होना चाहिए, क्योंकि इसमें लंबा खींच के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तो वकील रखा नहीं हूँ। अगर मैंने वकील रखा होता तो लंबा होता, लेकिन मैंने वकील रखा नहीं है, और मैंने वकील इसलिए नहीं रखा है क्योंकि मैं फ्रॉड के खिलाफ हूँ। मैंने कोई हिस्सा नहीं मांगा, हमारी बिल्डिंग में जो भी रह रहे हैं उन लोगों ने कोई हिस्सा नहीं मांगा कि हक के लिए हमारी लड़ाई नहीं है, क्योंकि बाहर की पब्लिक जो भी जिसको पता नहीं वो यही समझते है तो तुम तो टेनेंट हो, बड़े तो तुमको क्या लेना देना, प्रॉपर्टी तो अशोक धनवानी की, उसकी बहन को मिलेगी, उसकी माँ को मिलेगी। हमारे यही कहना, हमने हक कोई मांगा नहीं है, हम तो फ्रॉड के खिलाफ हैं, इन्होंने जो फ्रॉड किया है उसके खिलाफ है। लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से 21st सेंचुरी हॉस्पिटल के दस्तावेज बन गए, इसके भी बन जाएंगे, शासन प्रशासन भी जब अगर इस मैटर में संलिप्त है पूरी तरीके से, तो आप अकेले कितना लड़ेंगे? नहीं, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सवाल है, और यही सवाल होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे आखिरी पड़ाव है। क्योंकि ये जो इतना जो सरकारी अधिकारी मिले हुए हैं, तो मेरे पास तो सबसे बड़ा हथियार है बिल, जिस बिल के आधार पे चित्राज गोदवानी के नाम पे हुआ है, उसके बाद इन्होंने खरीदा है। बिल ही गलत है, और झूठी बिल के आधार पे जो हुआ रहा, जो भी दस्तावेज हुआ रहा है वो रद्द हो जाता है। और दूसरा कि जो सैलरीड बना है दीपेश टंडेल और महेश टंडेल ने, उसमें भी 420 वो भी सामना, मैंने जज से बात किया था, जो कुलकर्णी साहब उनको मैंने सब बताया था कैसे बिल झूठा है, कैसा सैलरी झूठा है, मैंने बताया था, उन्होंने सब सुना था। उसके बाद भी उन्होंने स्टे नहीं दिया। क्यों? क्योंकि क्या भरोसा उनके ऊपर कुछ प्रेशर आया हो, और प्रेशर में आ रहेगा तभी तो। बाकी जो जज रह चुके हैं, जज को तो जब मुझे 12th पढ़े लिखे को जब मालूम पड़ता है कि बिल झूठा है और सैलरी झूठा है, तो उनको तो मालूम ही पड़ जाता होगा। वो क्यों? क्या लगता है न्याय मिलेगा? न्याय तो मिलेगा ही। न्याय नहीं मिलेगा तो मेरा तो टारगेट है कि मैं सबको एक्सपोज कर दूंगा, फोटो के साथ में एक्सपोज कर दूंगा। ये थे हमारे साथ में कुंदन पार जी, और अब देखेंगे अगली तारीख पर कि क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला लगातार चलते जा रहा है और जिस तरीके से शासन प्रशासन, और यहाँ पर शर्म की बात है कि ये कहना पड़ रहा है कि न्यायाधीश भी न्याय की कुर्सी पर बैठकर कमज़ोर पड़ गए और न्याय ना सुना पाए। और एक बात कहूँ जी, जो 21st सेंचुरी का जो हॉस्पिटल है उसमें दूसरी बिल्डिंग से करीब
1.5 मीटर आगे हैं दूसरी बिल्डिंग से। दूसरी जो बाकी उनकी लाइन में जो बिल्डिंग है वो करीब 1.5 मीटर पीछे है, और वो ये जो बिल्डिंग है 1.5 मीटर आगे है। तो मेरा ये कहना है कि जो 3 बत्ती पे जो मारुति अपार्टमेंट के बाजू में जो टर्निंग में जो दुकानें थी उसको पहले बनाने दिया, बिना परमिशन तो बनता नहीं है, उसको बना, फिर उसको पार्किंग नहीं है करके उसको पूरा तोड़ दिया। तो जो बंदे का था वो बंदे को भारी नुकसान हुआ। तो मेरा यही कहना है कि अभी जो 21st सेंचुरी का जो 1.5 मीटर आगे और उसमें पार्किंग नहीं है, तो उसको कैसे उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं पैसे पे? और ये जो दमन का जो CEO है संजम सिंह, उसको ये दिखाई नहीं देता कि पार्किंग नहीं है करके, और 1.5 मीटर आगे वो दिखाई नहीं देता है। और दूसरा कि फायर का सर्टिफिकेट कैसे मिल गया उनको। और जो संजम सिंह जो हमको समझा रहा था कि हमारी बिल्डिंग जो 14/48 है करके, और वो बिल्डिंग का हाउस नंबर 14/47 4 हाउस नंबर बता रहे हैं। एक ही बिल्डिंग का 4 हाउस नंबर कैसे हो सकता है? अगर हो सकता है 4 क्या 10 100 भी हो सकता है, लेकिन अलग अलग रजिस्टर किया होगा तो पहले से रजिस्टर्ड एक ही, अभी बाद में कहने मतलब कि बिल्डिंग में ऑनर के एक ही ऑनर का 10 या 100 भी हाउस नंबर होगा, लेकिन वो अलग अलग रजिस्टर किया होगा। तो अभी इसमें अलग अलग फ्लोर को रजिस्टर करता है क्या? अलग अलग फ्लोर रजिस्टर करता है। जो इसमें जो 4 हाउस नंबर है, एक्चुअली 4 हाउस नंबर 4 प्लॉट का है। जो डॉक्टर साहब का 4 प्लॉट है, एक जो 21st सेंचुरी का जो है वो प्लॉट, दूसरा हमारी बिल्डिंग का 2 प्लॉट, और पीछे एक बंगलो है उसका 2 प्लॉट, उसका 1 प्लॉट ऐसा 4 प्लॉट का 4 हाउस नंबर है। लेकिन संजम सिंह हमको ये समझाया कि जो 4 हाउस नंबर है 14/47 वो अभी जो बिल्डिंग बनी है उसका है, 21st सेंचुरी का है, जबकि वो बिल्डिंग हमारी बिल्डिंग के 18 साल बाद बनी। तो हमारी बिल्डिंग का बता रहे 14/48 बता रहा है, और 18 साल बाद बनी बिल्डिंग का 14/47 बता रहा है। ये कैसे हो सकता है? सवाल वही है, दमन की जनता के सवाल, देश की जनता के सवाल। कुंदन पार के साथ सालासर न्यूज़ के भी ये सवाल रहेंगे कि क्या संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है? देश की जनता को न्याय की जगह अन्याय के साथ जीना होगा। किसी व्यक्ति या समाज में जिस तरीके से तानाशाही, चाहे वो शासन हो या प्रशासन हो, उस तरीके से जीना होगा। अगर नहीं तो इस देश को बचाना होगा। और जब माननीय न्यायाधीश भी अगर उस गद्दी पर बैठकर न्याय नहीं दे पाते, तो हर देश का एक ही आलम रहा है कि आखिरी में, या उससे पहले यूँ कह लो तो सर्वप्रथम जो देश का नागरिक होता है माननीय राष्ट्रपति जी, उन्हें इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले उनके पास लेटर पहुंच भी चुका है। दोबारा आपको उनको लेटर लिखना चाहिए। और उसके बाद अगर जब लगता है ऐसा कि देश के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, तो सबसे बड़ी सरकार जो होती है वो देश की जनता होती है। देश की जनता को ही आगे आना होगा, और इस तरीके के भ्रष्टाचार, 420 या जो जनता की सेवा के लिए और राष्ट्र की सेवा के लिए जिनको नियुक्त किया जाता है, उन सभी के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई हो कि देश के हर राज्य में, हर शहर में इस घटना को दोबारा कोई दोहराने की संगीन अपराध ना कर सके। 24 तारीख के बाद फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे। देखने वाली बात होगी कि क्या इस 24 तारीख को न्याय जीतेगा।